हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माई सेल्फ प्रवीण पांडे। और अभी तक हम लोग ने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, यहाँ पर क्वेश्चंस भी हमने जो है डील कर लिए हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द डीसी सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पर डीसी सर्किट के बारे में मैं जो है डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसको एक बार देखते हैं कि यहाँ पर डीसी सर्किट बेसिकली क्या होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, डीसी सर्किट। ठीक है, अब ये आपका डीसी सर्किट बेसिकली क्या होता है, जहां पर सप्लाई आपकी डीसी हो वो आपका क्या हो जाएगा, डीसी सर्किट हो जाएगा। अगर आपके पास सप्लाई जो है डीसी हो और वहां पर रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर, एमीटर्स आर कनेक्टेड, इट मींस दैट इट इज कॉल्ड एज द डीसी सर्किट। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं कि आपके पास मान लीजिए एक आपके पास डीसी सप्लाई है और यहां पर लेट अस टेक कि आपके पास एक बल्ब लगा हुआ है। ये आपके पास क्या है, एक बल्ब लगा हुआ है और इसके पैरेलल में आपने एक वोल्टमीटर लगा दिया और यहां पर आपके पास जो है एमीटर भी लगा है। ठीक है ना, यहां पर आपके पास जो है एमीटर भी लगा है। ठीक है, लेट अस टेक कि यहां पर आपके पास जो है एमीटर लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक एमीटर लगा दिया। तो मैंने आपको बताया था हमेशा कि वैसे आपको जो पता भी होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वैसे इसके बारे में बहुत अच्छी बात अगर आपको जो समझनी है कि बेसिकली ऐसा क्यों होता है कि वोल्टमीटर को हम लोग पैरेलल में लगाते हैं और एमीटर को हम लोग सीरीज में लगाते हैं, तो मेजरमेंट में इसके बारे में बहुत अच्छा डिस्कशन भी होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो इंटरनल रेजिस्टेंस एमीटर का जो है सीरीज में होता है या फिर पैरेलल में होता है, या फिर वोल्टमीटर का सीरीज में होता है या फिर पैरेलल में होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको जो मेजरमेंट में काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस कराई जाती हैं। तो यहाँ बस आपको इतना समझना है कि एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द लोड। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए सपोज कि हमारे पास ये बल्ब था, ये मान लीजिए हमारे पास एक बल्ब है और ये जो आपका बल्ब है इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो वोल्टमीटर आपके इसके जो पैरेलल में लगा हुआ है और एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। लेट अस टेक कि आपके जो है वी वोल्टेज का यहाँ पर सोर्स दिया है। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीसी सर्किट बोलते हैं। और एक बात और समझिएगा कि यहाँ पर जो भी आपका वोल्टेज है ये आपकी करंट को फ्लो करा रहा होगा। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी आई करंट आपकी जो सर्किट में फ्लो होगी। ठीक है, अब ये तो आपका जो है एक नॉर्मल डीसी सर्किट हो गया। इसमें आपके जो रेजिस्टेंस, अब यहां पर आपके पास एक बल्ब लगा है तो बल्ब का अपना एक रेजिस्टेंस होगा। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई इंटू आर का ड्रॉप होगा। अगर वहां पर करंट आपकी जो फ्लो हो रही है और वहां पर बल्ब के पास अपना एक रेजिस्टेंस है तो आई इंटू आर का ड्रॉप होगा, दैट इज कॉल्ड एज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द बल्ब एंड दैट वोल्टेज विल बी कैलकुलेटेड बाय द वोल्टमीटर। अगर यहां पर जो है मान लीजिए सपोज दैट कि मैं यहां पर करंट की वैल्यू को मान रहा हूं कि यहां पर I1 करंट आपकी जो फ्लो हो रही है, तो यहां पर वोल्टमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा, अगर इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए R है तो V इज इक्वल टू I इंटू आर हो जाएगा, सॉरी I1 इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द बल्ब। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। तो यहां तक हम लोग ने बस ये समझा कि हमारे पास जो है डीसी सर्किट क्या होता है, जिसमें आपकी सप्लाई डीसी हो और वहां पर आपकी जो है करंट फ्लो हो रही हो, वहां पर रेजिस्टेंस लगा हो, वहां पे वोल्टमीटर और एमीटर भी कनेक्ट हो सकते हैं और यहां पर एक स्विच भी लग सकता है, जिस स्विच को हम लोग ऑन करेंगे तो आपका जो वोल्टेज है, जो आपका वोल्टेज सोर्स है वो आपका लोड के साथ कनेक्टेड हो जाएगा आफ्टर ऑन द स्विच। जब हम लोग ने जो है स्विच को ऑन कर दिया उसके बाद ही सर्किट आपका जो लोड से कनेक्टेड होगा, तो स्विच भी हम यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बात को भी हम ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद देखते हैं कि इसके बाद देखिएगा यहां पर क्या है कि हमारे पास सपोज दैट कि अब यहां पर जो है डिफरेंट टाइप्स के सर्किट हो सकते हैं, जैसे सीरीज सर्किट हो सकता है, पैरेलल सर्किट हो सकता है। ये एकदम बेसिक चीजें हैं, यहां से आपको चीजें स्टार्ट करनी है। इलेक्ट्रिकल में आप हमेशा रेजिस्टेंस के साथ बहुत ज्यादा खेलते हैं, तो बेसिकली आपको जो है रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए कि सीरीज रेजिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट डिवीजन क्या होता है या फिर वोल्टेज डिवीजन क्या होता है। करंट डिवीजन है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि मशीन के काफी सारे कंसेप्ट में, जैसे पैरेललिंग ऑफ अल्टरनेटर्स, पैरेललिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, वो हर जगह यूज होता है। ठीक है, पैरेलल में जो करंट आपका डिवाइड होता है वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, उस बात को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और दिमाग में भी रखेंगे क्योंकि पैरेललिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज डिवीजन रूल आप एक बार जो है स्किप भी कर सकते हैं, बट करंट डिवीजन रूल को प्लीज बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि वो आपका जो बहुत ज्यादा यूज भी होता है। ठीक है ना, अब देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे स्टार्ट क्या किया कि सीरीज सर्किट के बारे में हम लोग जो यहाँ पर जो है डिस्कस करने वाले। सीरीज सर्किट बेसिकली क्या होता है, जैसे एक बात बताइए कि मैंने आपको बताया कि एक आपके पास कोई एक वायर है, उसका एक रेजिस्टेंस मान लीजिए R है। ठीक है, तो ये बात कंफर्म है कि जो वायर होगा, कोई भी ऐसा वायर नहीं होता है बेसिकली जिसका कोई रेजिस्टेंस ना हो, चाहे वो सिल्वर का वायर ही आप जो है बना लेंगे तो भी वहां पर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा। तो वहां पर उसका जो रेजिस्टेंस मान लीजिए R है। ठीक है, तो मैंने एक वायर लिया, उसका रेजिस्टेंस लेट अस टेक कि मैंने यहां पर जो है R1 ले लिया। ठीक है, अब मैंने इसके सीरीज में
एक और वायर को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहां पर आपके पास एक और वायर हो गया और एक और वायर हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, R2 हो गया और ये आपका वायर क्या हो गया, R3 हो गया। 3 वायर विथ 3 डिफरेंट रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, और इसको मैं एक जो है वोल्टेज सोर्स के थ्रू कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर आपने एक जो है वोल्टेज सोर्स को ले लिया, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद क्या होगा, अगर सपोज दैट कि आपने यहां पर V वोल्टेज का सोर्स ले लिया है और यहां पर करंट आपकी जो I फ्लो हो रही है, तो इसका मतलब क्या, मेरा ओम्स लॉ यहां पर भी वैलिड होगा, बिल्कुल वैलिड होगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि ओम्स लॉ आपका हर जगह वैलिड है अनटिल एंड अनलेस आप जो है नॉन लीनियर एलिमेंट्स पे जा रहे हो। तो अगर आप नॉन लीनियर एलिमेंट्स पे जाएंगे तो वहां पर आपका ओम्स लॉ वैलिड है, जैसे कि ट्रांजिस्टर हो सकता है, डायोड हो सकता है, तो वहां पर आपका ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये बात को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि ये जब करंट यहां पर जाएगी तो इसके क्रॉस एक जो है ड्रॉप होगा। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अगर मान लीजिए कि करंट यहां पर फ्लो हो रही है तो I इंटू R1 ये आपका एक जो है ड्रॉप होगा। बेसिकली ये आपका क्या है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब आपका वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, I इंटू R, V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो है मैं बोल सकता हूं, यहां पर आपका जो वोल्टेज है मान लीजिए V1 है, यहां पर वोल्टेज कितना है V2 है, और यहां पर वोल्टेज कितना है V3 है। अच्छा, ये इसके अक्रॉस है और ये इसके अक्रॉस है और ये इसके क्रॉस है, ठीक है ना, V1, V2 एंड V3। तो इसका मतलब क्या है, मैं अगर यहां पर ये बात को भी जो है बोल सकता हूं कि जो आपका वोल्टेज V होगा दैट विल बी द समेशन ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि यहां पर आपके जो 3 ही वोल्टेज हैं, तो ये तीनों वोल्टेज का जो समेशन होगा वो आपका जो है टोटल वोल्टेज V हो जाएगा। मतलब कि मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, V1 जो आपका होगा वो आपका वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1 है, दैट आई कैन राइट इट एज I इंटू R1, क्योंकि आपको पता है V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। तो अगर मैं यहां पर V1 की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस द R1 रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूं। यहां पर करंट आपकी I फ्लो हो रही है और यहां पर आपका जो रेजिस्टेंस है वो R1 है, तो I इंटू R1 का ड्रॉप होगा, दैट इज कॉल्ड एज द V1। तो यहां पर V1 हो गया, V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, और V2 इज इक्वल टू क्या हो गया, I इंटू R2, और V3 इज इक्वल टू क्या हो गया, I इंटू R3 हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर मेरा वोल्टेज, टोटल वोल्टेज V यहां पर ऐसे आ गया। इसका मतलब क्या है, मैं यहां पर I को कॉमन कर सकता हूं और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और ये आपका कितना आ गया, ये आपका टोटल वोल्टेज V हो गया। अच्छा, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, देखिएगा यहां पर V डिवाइड बाई I, क्योंकि मैं यहां पर I को इस साइड में लेके जा रहा हूं। अगर मैं I को इस साइड लेके जाऊंगा तो V बाई I विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। अच्छा, V बाई I क्या होगा, V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। इट मीन्स दैट V बाई I विल ऑल्सो बी इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो यहां पर इसको मैं लिख रहा हूं R इक्विवेलेंट। मतलब क्या है, जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो कितना आया है, R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए सीरीज सर्किट। तो इसका मतलब क्या है, जब भी आपके सीरीज में रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होंगे, जहां पर भी सीरीज में रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होंगे, आप वहां पर डायरेक्टली उन सारे रेजिस्टेंस को आपस में ऐड कर सकते हैं। जैसे रेजिस्टेंस के साथ होता है सेम एज इट इज इंडक्टर्स के साथ भी होता है। अगर इंडक्टर्स भी आपके सीरीज में कनेक्ट होंगे तो वहां पर L1 प्लस L2 प्लस L3 भी आप कर सकते हैं। मैं आगे ये बात आगे जो डिस्कस भी करने वाला हूं, ठीक है। तो अभी बस इतना समझिएगा कि जब भी रेजिस्टेंस आपके जो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो वहां पर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। इंडक्टेंस कनेक्टेड होंगे तो L1 प्लस L2 प्लस L3 होगा, और अगर आपका कैपेसिटेंस होगा तो वो उल्टा होता है। उसके बारे में भी मैं जो बताने वाला हूं, ठीक है। मतलब अभी नहीं, जब मैं कैपेसिटर्स पढ़ाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा, बट अभी इतना समझिएगा कि R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इन केस ऑफ द सीरीज सर्किट। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, सीरीज सर्किट हो गया इसका। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि सीरीज में करंट आपकी जो सेम फ्लो होती है, पूरी ब्रांचेस में करंट जो आपकी करंट है वो आपकी सेम फ्लो हो रही है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो करंट होगी वो आपकी जो है सेम फ्लो हो रही है। तो यहां पर I इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूं I इज इक्वल टू कांस्टेंट है। तो करंट यहां पर आपकी जो है चेंज नहीं हो रही है, ठीक है ना। या फिर आपकी जो करंट विल बी कांस्टेंट इन द होल सर्किट। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। इसीलिए यहां पर जब भी आपके पास सीरीज सर्किट दिया होगा तो वहां पर अगर आपको जो पावर कैलकुलेशन पूछा हुआ है तो ध्यान दीजिएगा, आप हमेशा पावर कैलकुलेशन को I स्क्वायर इंटू R से निकालेंगे। I स्क्वायर इंटू R विल बी द पावर कंज्यूम्ड अक्रॉस द रजिस्टर इन केस ऑफ द सीरीज सर्किट। जैसे अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपका जो पावर कितना
होगा या फिर जो है कितना पावर वो जो है कंज्यूम कर रहा होगा, तो आई स्क्वायर, क्योंकि यहां पर करंट आपकी फ्लो हो रही है आई, और ये जो इसका रेजिस्टेंस है वो आपका R1 है, तो इसका मतलब आई स्क्वायर इंटू R1 विल बी द पावर कंज्यूम्ड अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1। एंड अगर मुझको यहां पर R2 के अक्रॉस निकाला तो P2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू R2। ऐसे ही यहां पर P3 कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू R3। ठीक है ना, तो ये बात आपको जो है दिमाग में रखनी पड़ेगी कि जब भी हम जो पावर कैलकुलेट करते हैं तो आई स्क्वायर इंटू आर करते हैं। वी स्क्वायर बाई आर आप जो है सीरीज में फॉलो मत करिएगा, वी स्क्वायर बाई आर आपको जब आप फॉलो करते हैं इन केस ऑफ द पैरेलल सर्किट। ठीक है, तो ये तो आपका क्या हो गया, सीरीज सर्किट हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड एज द पैरेलल सर्किट। तो देखते हैं कि पैरेलल सर्किट में यहां पर क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पैरेलल सर्किट है। तो यहां पर पैरेलल सर्किट में सिंपल सी बात है कि यहां पर रेजिस्टेंसेस विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है ना, तो यहां पर नेक्स्ट क्या है, पैरेलल सर्किट है। तो देखते हैं यहां पर हम लोग इसको जो कैसे जो है डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिएगा, अगर आपके पास सपोज दैट कि 3 रेजिस्टेंस है, लेट अस टेक कि 3 नहीं, अभी मैं जो 2 मान ले रहा हूं, दो सिंपल है, 3 आपके लिए टफ हो जाएगा। लेट अस टेक द एग्जांपल कि अभी मैं जो है यहां पर 2 रेजिस्टेंस मान ले रहा हूं। ठीक है, R1 यहां पर R1 मान लिया और यहां पर R2 मान लिया। 2 रेजिस्टेंस आपके जो है पैरेलली कनेक्टेड थे, यहां पर R1 हो गया और यहां पर R2 हो गया, और ये आपके जो है ये आपके कनेक्टेड है अक्रॉस द वोल्टेज सोर्स, एक वोल्टेज सोर्स के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है ना, अच्छा, तो यहां पर क्या हो गया, R1 एंड R2, इसके क्रॉस जो आपकी करंट फ्लो रही है वो आपकी I1 फ्लो रही है, और इसके क्रॉस जो आपकी करंट फ्लो रही है वो आपकी I2 फ्लो रही है, और सर्किट में जो आपकी करंट फ्लो रही है वो आपकी I फ्लो रही है, और यहां पर वोल्टेज सोर्स क्या दिया है, V दिया है। ठीक है, ये सर्किट आपके पास गिवन है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास पैरेलल सर्किट दिया हुआ है तो उसको जो है दिमाग में आप ये रखिएगा कि जैसे मैंने आपको बताया है इन केस ऑफ द सीरीज सर्किट करंट आपकी जो सेम होती है, वैसे ही इन केस ऑफ द पैरेलल सर्किट आपका वोल्टेज जो यहां पर होगा वही वोल्टेज यहां पर और वही वोल्टेज यहां पर भी है। आप देख सकते हैं कि वोल्टेज का ड्रॉप कहीं और नहीं हो रहा है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन से वायर से कभी वो जो शो किया हूं, इसका मतलब क्या है, यहां का पोटेंशियल, ये सारे पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। जब भी कहीं पर भी आपका सीधे जो है डायरेक्टली कनेक्टेड हो किसी जो है वायर से और वायर का रेजिस्टेंस मेंशन्ड ना हो, इन दैट केस पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल। मतलब क्या, यहां ये पूरे लाइन का पोटेंशियल जो है सेम होगा यहां से लेकर के यहां तक। इसका मतलब क्या हो गया, बेसिकली ये वोल्टेज विल बी इक्वल टू ये वोल्टेज विल बी इक्वल टू ये वोल्टेज। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं यहां पर इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, अगर इसका वोल्टेज V1 है और इसका वोल्टेज V2 है तो V विल बी इक्वल टू V1 विल बी इक्वल टू V2 इन केस ऑफ द पैरेलल सर्किट, इन केस ऑफ द पैरेलल सर्किट। तो पैरेलल सर्किट में हमेशा आपका क्या होता है, वोल्टेज आपका जो है सेम रहता है, वोल्टेज इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड वोल्टेज यहां पर सेम रहेगा, बट यहां पर करंट वेरी करेगा। अच्छा, करंट अगर यहां पर वेरी कर रहा है तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि करंट यहां पर जो आपकी फ्लो रही है वो आपकी आई फ्लो रही है, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मैं यहां पर रिलेशन लिख सकता हूं, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है ना, ये आपका किस में हो रहा है, पैरेलल सर्किट में हो रहा है। ठीक है, अच्छा, V1 विल बी इक्वल टू V2 होगा, तो क्या मैं V1 की जगह, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या मैं V1 की जगह I1 इंटू R1 लिख सकता हूं। V1 इज इक्वल टू क्या होगा, I1 इंटू R1। V1 इज इक्वल टू क्या होगा, इसके क्रॉस जो करंट फ्लो रही है और इसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस है उसका जो ड्रॉप होगा वो I1 इंटू R1 होगा, तो V1 विल बी इक्वल टू I1 इंटू R1। ठीक है, सेम एज इट इज अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो V2 विल बी इक्वल टू कितना होगा, I2 इंटू R2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, V1 इज इक्वल टू V2 है, इसका मतलब क्या है, मैं यहां पर लिख सकता हूं कि I1 इंटू R1, वो I1 इंटू R1 विल बी इक्वल टू I2 इंटू R2। ठीक है, I1 इंटू R1 विल बी इक्वल टू I2 इंटू R2। ठीक है, ये बात तो एकदम जो सेम है, क्योंकि आपका क्या है, V1 इज इक्वल टू V2 है। तो यहां तक किसी को जो दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि V1 इज इक्वल टू V2 है, यहां पर क्या वोल्टेज आपका जो है सेम है। तो ये भी आपका जो है यहां पर जो है सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात मुझको ये बताइए कि क्या मैं ये वाले रिलेशन को अब यहां पर यूज कर सकता हूं, बिल्कुल यूज कर सकता हूं। I1 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है, तो क्या मैं I1 को यहां से निकाल सकता हूं कि I1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 विल बी इक्वल टू V1 अपॉन R1 हो जाएगा। सेम एज इट इज अगर मैं यहां पर I2 को यहां पर फाइंड आउट करूं तो I2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर देखिएगा I2 विल बी इक्वल टू V2 डिवाइड बाई R2 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल बात है। मैं इसको यहां पर रिप्लेस कर रहा हूं तो I विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2। अच्छा,
V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V, यहां पर मैंने पहले ही मेंशन कर रखा है। इसका मतलब क्या मैं इसको लिख सकता हूं, I विल बी इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ये बात, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर किसी को कोई जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं, अगर हमारे पास यहां पर ये सारी चीजें हो गई, I इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। इसका मतलब क्या है, मैं यहां पर V को आपस में कॉमन कर सकता हूं, तो इसका मतलब I विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, V आपका कॉमन आ गया, कितना आ गया, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ठीक है, इसको मैं इधर लेकर के आ रहा हूं, मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर I डिवाइड बाई V विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अच्छा, I अपॉन V क्या होगा, I अपॉन V बेसिकली क्या है, तो इस सर्किट में आपका वोल्टेज सोर्स V है और इस सर्किट का जो आपका करंट है वो आपका क्या है, I है। तो I अपॉन V मतलब V इज इक्वल टू I इंटू R होता है, तो I अपॉन V क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R हो जाएगा। तो इसको क्या मैं 1 अपॉन R इक्विवेलेंट लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट मतलब क्या, टोटल रेजिस्टेंस। दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। दिस इज कॉल्ड एज द फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ द पैरेलल सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ द पैरेलल सर्किट। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब एक बात बताइएगा कि अगर हमारे पास यहां पर पैरेलल सर्किट यहां पर गिवन है और यहां पर सपोज दैट कि आपके पास जो है 2-3 रेजिस्टेंस है, मतलब अभी तो मैंने यहां पर जो है दो रेजिस्टेंस लिया था, 3 या 4 कुछ भी हो सकते हैं, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो सकते हैं। तो बेसिकली अभी मैंने आपको बताया है इन केस ऑफ द सीरीज, अगर आपको जो है सीरीज के लिए पूछा हुआ है तो सीरीज के लिए आप यहां पर जो है क्या यूज करेंगे, सीरीज सर्किट के लिए आप यहां पर जो है क्या यूज करने वाले हैं। तो सीरीज सर्किट के लिए आपको पता है यहां पर क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 प्लस Rn हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। इन केस ऑफ द पैरेलल सर्किट, अगर हमारे पास क्या है, सर्किट आपके पास जो है पैरेलल गिवन है, तो वहां पर अभी मैंने आपको जो है बताया है कि 1 बाई R इक्विवेलेंट इन केस ऑफ द पैरेलल सर्किट, इन केस ऑफ द पैरेलल सर्किट आपका यहां पर क्या हो जाएगा, 1 बाई R इक्विवेलेंट, 1 बाई R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, वो R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डैश डैश 1 बाई Rn। ठीक है ना, तो आई होप ये बात आपको जो है क्लियर रहेगी। और इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी आपको पैरेलल सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो 1 बाई R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 से आप निकाल सकते हैं, या nth टर्म्स के लिए। ठीक है ना, अब एक बात देखिएगा, सपोज दैट कि हमारे पास यहां पर जो है, लेट अस टेक कि मेरे पास जो है 2 रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, 2 रेजिस्टेंस को जब मैं यहां पर पैरेलल में ले रहा हूं तो यहां पर कैसा यहां पर सर्किट बन रहा है, ये आपका मान लीजिए R1 है और ये आपका क्या है, R2 है। ठीक है ना, अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका जो 1 बाई R इक्विवेलेंट होगा वो आपका कितना हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ठीक है ना, अगर मैं यहां पर ये दोनों का एलसीएम निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 1 बाई R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका जो है R2 प्लस R1 डिवाइड बाई R1 इंटू R2। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहां से अगर मैं R इक्विवेलेंट की वैल्यू को निकालूं तो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, R इक्विवेलेंट हो गया। मतलब क्या है, आप यहां पर ये बात को ध्यान रखेंगे, अगर कभी भी क्वेश्चन आपका जो 2 रेजिस्टेंस का दिया हो पैरेलल में, तो वहां पर आपको जो है 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 आप नहीं करेंगे, डायरेक्टली आप R इक्विवेलेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सिंपल फॉर्मूला R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो यहां पर ये देखिएगा, ये आपका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, इसको आप इजिली दिमाग में रख भी सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर एक एग्जांपल ले लिया, लेट अस टेक कि मैंने यहां पर एक एग्जांपल ले लिया और इस एग्जांपल में मान लीजिए मेरे पास यहां पर रेजिस्टेंस 2 ओम दिया है और यहां पर 5 ओम दिया है, और इसका अगर मुझको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या इसको मैं 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 5 करूंगा, इट विल बी टाइम टेकिंग। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला हमारे पास है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 प्लस R1 प्लस R2। इसका बेनिफिट दिखता है जब आप जो है बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जब आप बड़े बड़े क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं तो यहां पर ये फॉर्मूला जो है चीजों को बहुत जल्दी करता है, क्योंकि एक्चुअली बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहां पर टाइम बहुत कम रहता है, तो वहां पर आपके पास जितने शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं उतने अच्छे होते हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स भी इतने ज्यादा नहीं होने चाहिए कि आपको जो है उसको मेमोराइज करना पड़े। अगर आप मेमोराइज करेंगे तो वो भी आपको जो है चीजें क्या हो जाती है, बाद में जो कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो शॉर्ट ट्रिक्स ठीक है, ध्यान में रखना है, लेकिन अगर जितना आप प्रैक्टिस करते
हैं चीजें उतनी ज्यादा अपने आप से फास्ट हो जाती है। जैसे कि ये आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, तो यहां पर आप जो देख सकते हैं अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 प्लस 5 विल बी इक्वल टू 7। कितना हो जाएगा, ये आपका क्या जाएगा, डायरेक्टली 10/7 इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप जो है इसी तरह से डील करेंगे। तो आई होप ये बात आपको जो है क्लियर हो चुकी होगी। तो सीरीज सर्किट में आपका अगर रेजिस्टेंस पूछा है तो R इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश जैसे RN। इन केस ऑफ द पैरेलल सर्किट R equivalent 1 by R equivalent will be equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus dash dash 1 by Rn। For nth के लिए आप ये यूज करेंगे, अगर आपके पास दो रेजिस्टेंस है दिया है तो R equivalent will be equal to R1 into R2 डिवाइड by R1 plus R2। तो आई होप ये आपको जो बेसिकली बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, जैसे सपोज दैट कि हमारे पास लेट अस टेक कि हमारे पास जो है नेक्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पर जो ले लिया सीरीज पैरेलल सर्किट का। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारे पास जो सर्किट है दैट इज कॉल्ड एज द सीरीज पैरेलल सर्किट। ठीक है, सीरीज पैरेलल सर्किट। ठीक है ना, अब यहां पर आपके पास सीरीज में भी लगा है और यहां पर जो पैरेलल में भी लगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड एज अ सीरीज पैरेलल सर्किट। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि बेसिकली हमारे पास सीरीज और पैरेलल दोनों के कॉम्बिनेशन यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है ना, यहां पर देखिएगा दिस इज कॉल्ड एज द R1, ये आपका रेजिस्टेंस R1 है, ये आपका रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस आपका मान लीजिए R3 है, ये आपका क्या है R4 है और ये आपका क्या है R5 है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो इसका इक्विवेलेंट आएगा, दिस ऑल विल बी इन द पैरेलल, दिस ऑल विल बी इन द पैरेलल एंड बोथ विल बी कनेक्टेड इन द सीरीज। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं कि अगर आपका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपका ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा हुआ है तो वहां पर कुछ नहीं करना है, आपको सीरीज वाले को सीरीज की तरह डील करना है और पैरेलल वाले को पैरेलल की तरह डील करना है। एक बात बताइए कि अगर मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछूंगा तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये मान लीजिए आपका जो है पॉइंट मान लीजिए A है, ये आपका मान लीजिए पॉइंट B है, ये आपका पॉइंट मान लीजिए C है। ठीक है, लेट अस टेक। ठीक है, तो यहां पर BC का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा तो इसको मैं लिखता हूं 1/RBC। RBC का मतलब क्या हो गया, आपका BC का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4 और प्लस 1/R5 तो यहां पर आपके पास जो है यहां से आप RBC की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर आपको RAB का पूछूंगा तो 1/RAB विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/RAB विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है ना, तो यहां से आपको RAB और RBC टोटल जो है मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे आपको यहां पर RAB और RBC मिल गया तो R इक्विवेलेंट जो आपका हो जाएगा, R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू RAB प्लस RBC। ठीक है ना, तो ये बात एकदम जो है सिंपल हो गई कि आप यहां पर जो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन कभी जो है दिया हो तो आप उसको जो है एज इट इज सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे भी गए हैं और आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बार जो नेटवर्क्स के आपके जो है क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी आपका जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाता है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको बस क्या करना है, सीरीज और पैरेलल का ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो आई होप ये बात क्लियर हो गई। इसके साथ एक बात और समझिएगा, जहां पर भी करंट आपकी जो है डिवाइड होती है वो आपका जो पैरेलल नेटवर्क्स में जाता है। ठीक है ना, और जहां पर भी करंट आपकी जो सेम होती है तो वह आपका क्या होगा, सीरीज नेटवर्क में जाएगा। जैसे कि मैं यहां पर देखता हूं कि जो करंट यहां से फ्लो हो रही होगी वही करंट यहां से भी फ्लो होगी। इसका मतलब क्या है, ये सर्किट और ये सर्किट इज कनेक्टेड इन सीरीज, बट जो करंट यहां पर फ्लो होगी वो करंट यहां पर फ्लो नहीं हो सकती है। मतलब डिफरेंस आएगा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। ये अगर आपके रेजिस्टेंस दोनों डिफरेंट हैं तो करंट भी यहां पे डिफरेंट होगी। वैसे ही करंट यहां पर भी डिफरेंट हो सकती है अगर आपका जो R3 R4 और R5 की वैल्यूज हैं वो अलग अलग हैं। तो अगर यहां पर वैल्यूज अलग होंगी रेजिस्टेंस को तो यहां पर करंट भी अलग अलग होगा। ठीक है, जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस कम होगा उस ब्रांच में करंट आपकी जो है ज्यादा होगी, बिकॉज I इंटू R का ड्रॉप सेम होगा। इस बात को भी आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैं अगर यहां पर बोल रहा हूं कि R3, यहां पर मान लीजिए लेट अस टेक कि R3 इज ग्रेटर देन R4 इज ग्रेटर देन R5। ठीक है ना, ये बात क्लियर है कि R3 मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि R3 इज ग्रेटर देन R4 इज ग्रेटर देन R5, ये मैंने एग्जांपल ले लिया। लेट अस टेक, ठीक है, तो एक बात मुझको ये बताइए कि जो भी यहां पर वोल्टेज होगा, दिस वोल्टेज विल बी इक्वल टू दिस वोल्टेज विल बी इक्वल टू दिस वोल्टेज। अच्छा, जो वोल्टेज होगा वो हमेशा, अगर सपोज दैट कि मैं यहां पर करंट I3 को मान रहा हूं और यहां पर क्या है, यहां पर करंट मैं I4 मान रहा हूं और यहां पर करंट मैं जो है I5 मान रहा हूं। ठीक है,
तो यहां का जो आपका ड्रॉप होगा वो क्या होगा, I3 इंटू ये I3 इंटू R3 विल बी इक्वल टू क्या होगा, I4 इंटू R4 विल बी इक्वल टू क्या होगा, I5 इंटू R5। सबका ड्रॉप यहां पर क्या होगा, सेम होगा। ड्रॉप अगर आपका जो सेम हो रहा है, इट मींस दैट कि आप यहां पर देख सकते हैं अगर R3 की वैल्यू ग्रेटर देन R4 इज ग्रेटर देन R5 है, तो इसका मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को सेम रहना है। अगर रेजिस्टेंस यहां पर ज्यादा है तो करंट को डिक्रीज होना पड़ेगा टू मेंटेन द सेम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि I3 इंटू R3 का आपका जो ड्रॉप है वो आपका सेम है I4 इंटू R4, वो I4 इंटू R4 की इज इक्वल टू क्या है, I5 इंटू R5 है। इसका मतलब क्या है, अगर यहां पर ये रेजिस्टेंस ज्यादा है तो बेसिकली इसको जो है कम होना पड़ेगा टू मेंटेन द सेम वोल्टेज, ठीक है, टू मेंटेन द सेम वोल्टेज, क्योंकि आपका वोल्टेज क्या सेम है, सबके क्रॉस जो है सेम है। तो भाई अगर ये इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इसकी करंट जो है कम होगी, इसका रेजिस्टेंस मीडियम है तो इसकी करंट भी आपकी क्या होगी, मीडियम होगी। इसका रेजिस्टेंस अगर आपका जो है मतलब बहुत कम है तो इसका मतलब यहां पर करंट की वैल्यू आपकी जो है ज्यादा होगी। जैसे कि मैंने मान लीजिए सपोज दैट कि मैंने यहां पर मान लीजिए 10 वोल्ट आपका जो है दिया हुआ है, यहां पर मान लीजिए सपोज दैट कि आपका इसके क्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है, ये जो वोल्टेज आ रहा है I3 इंटू R4 इज इक्वल टू I3 इंटू R3 इज इक्वल टू I4 इंटू R4 इज इक्वल टू I5 इंटू R5। लेट अस टेक, इसको मैंने जो है 10 वोल्ट मान लिया, ठीक है ना। लेट अस टेक, मैंने यहां पर जो है 10 वोल्ट मान लिया, और यहां पर देखिएगा R3 की जो वैल्यू है उसको मैं यहां पर 5 ओम मान रहा हूं, और इसको मैं मान रहा हूं यहां पर 5 हो गया, यहां पर मान लीजिए सपोज दैट कि जो है 2 ओम हो गया, और यहां पर मान लीजिए 1 ओम हो गया, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि वो R3 इज ग्रेटर देन R4 इज ग्रेटर देन R5 है। और अगर मैं आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट इन I3 I4 एंड I5, तो आप यहां पर बहुत ही सिंपल निकाल सकते हैं कि I3 इंटू R3 इज इक्वल टू 10 वोल्ट है। इसका मतलब क्या है, I3 विल बी इक्वल टू 10 अपॉन R3, और यहां पर R3 कितना है, 5 है, तो I3 की जो वैल्यू होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, I3 की जो आपकी वैल्यू होगी वो आपकी जो यहां पर कितनी हो जाएगी, तो देखिएगा I3 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, I3 विल बी इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 5, और ऐसे ही यहां पर I4 जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई R4, और वो R4 कितना गिवन है, 2 गिवन है, और I5 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, I5 विल बी इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 1, बिकॉज R5 इज 1। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया, और यहां पर कितना आ गया, 5 एम्पियर आ गया, और यहां पर कितना आ गया, 10 एम्पियर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका बेसिकली जो है यहां पर जिसकी अक्रॉस रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां पर करंट कम है, और जिसका रेजिस्टेंस कम है वहां पर जो करंट ज्यादा है। तो ये बात भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये भी ऐसे भी आप कुछ ये सब चीजों को अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो आई होप ये बात आपको जो है क्लियर हो गई होगी कि सीरीज पैरेलल सर्किट कभी आपको जो है दिया है तो आप वहां पर जो कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड एज द वोल्टेज डिवीजन। वोल्टेज डिवीजन हम लोग यहां पर जो कैसे करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, वोल्टेज डिवीजन, ठीक है ना, वोल्टेज डिवीजन, ठीक है ना। तो वोल्टेज डिवीजन हम लोग यहां पर जो कैसे करते हैं, तो देखते हैं इसको यहां पर सॉल्व करने के लिए हम लोग यहां पर जो है किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, वोल्टेज डिवीजन, तो देखिएगा सबसे पहले सपोज दैट कि हमारे पास एक सर्किट है, लेट अस टेक कि हमारे पास एक जो है यहाँ पर सर्किट जो है गिवन है, ये मान लीजिए आपके पास सर्किट है, ठीक है ना, ये आपके पास मान लीजिए इस तरह से सर्किट गिवन है। यहाँ पर आपके पास जो है 2 रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है, 3 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर जो है 2 मान रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है 2 का सही रहेगा, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में मैं यहाँ पर जो है 2 मान रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए जो है सपोज दैट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और है, और इसके क्रॉस यहाँ पर मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 है और यहाँ पर मान लीजिए R2 है। दिस इज कॉल्ड एज द वोल्टेज सोर्स V, और यहाँ पर करंट जो आपकी फ्लो हो रही है वो आपकी I करंट फ्लो हो रही है। अच्छा, एक बात मुझको आप ये बताइए कि इसके क्रॉस जो आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको मैं लिख सकता हूँ, उसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ विद द न्यू वर्ड V1, एंड इसको लिख सकता हूँ V2, because as the resistance is different, the voltage will be different, because as I have already said, the voltage across the series circuit will not be constant, ठीक है ना। current will be constant in case of the series circuit, but voltage will not be constant because the voltage dependent upon the value of the resistance which can vary। तो यहां पर क्या आप देख सकते हैं कि आपका R1 और R2 अगर आपका सेम नहीं है तो यहां पर आपका वोल्टेज ड्रॉप भी डिफरेंट हो सकता है। क्यों?
क्योंकि अगर आप यहां पर जो है V1 के बारे में बात करेंगे तो V1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा I इंटू R1 हो जाएगा, और यहां पर V2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा I इंटू R2 हो जाएगा। लेट अस टेक कि आपका R1 इज नॉट इक्वल टू R2 है, तो अगर आपका R1 इज नॉट इक्वल टू R2 है, इसका मतलब क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं कि V1 विल नॉट बी इक्वल टू V2। आपका वोल्टेज क्या होगा, सेम नहीं होगा, वोल्टेज आपका क्या होगा, सेम नहीं होगा। अगर आपका यहां पर रेजिस्टेंस डिफरेंट है तो इसका मतलब वोल्टेज भी आपका जो है सेम नहीं होगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मुझको यहां पर वोल्टेज V1 पूछा है तो उसको हम लोग यहां पर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अब यहां पर ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर वोल्टेज को अगर मुझको यहां पर जो है निकालना है कि V1 की जो वैल्यू होगी वो आपकी जो है कैसे निकाल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ द सोर्स वोल्टेज V। अगर V1 को मुझको निकालना है कि यहां पर सोर्स वोल्टेज V के रिस्पेक्ट में हम लोग यहां पर कैसे निकाल सकते हैं, तो देखते हैं, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। अब देखिएगा यहां पर क्या है, V1 की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी हो गई है, V1 इज इक्वल टू, आपको पता है V1 इज इक्वल टू क्या है, I इंटू R1 है, और V2 इज इक्वल टू कितना है, I इंटू R2 है, ठीक है ना। अच्छा, टोटल वोल्टेज आपका क्या है, V है, V इज इक्वल टू कितना आ गया, दिस वोल्टेज विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस वोल्टेज विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस। इसका मतलब क्या हो गया, V विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। अच्छा, V1 यहां पर कितना गिवन है, I इंटू R1 गिवन है, और प्लस V2 इज इक्वल टू कितना है, I इंटू R2 गिवन है, ठीक है। यहां पर आपका जो टोटल वोल्टेज V आपको ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां पर मुझको जो है V1 की वैल्यू को निकालना हो तो V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, V1 इज इक्वल टू यहां पर कितना है, I इंटू R1 है। अच्छा, अगर मैं कैसे भी करके यहां पर I की वैल्यू को कैलकुलेट कर लूं इन टर्म्स ऑफ द सोर्स वोल्टेज V, तो मैं उसको यहां पर पुट कर सकता हूं, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, एक बात मुझको ये बताइए कि यहां से मैं I को कॉमन कर सकता हूं, तो I विल बी कॉमन अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां से अगर मैं I की वैल्यू को निकालूं तो I विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, V डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, R1 प्लस R2 हो गया। अगर मैं इसको उठा करके यहां पर पुट कर दूं तो यहां पर वोल्टेज मेरा V1 आ जाएगा, V1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर V1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, V डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू R1, ठीक है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एकदम जो है इजी वे में आपको जो है मिल गया कि V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी। बहुत ही आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैंने यहां पर सीधे जो है फॉर्मूला लिखा है, और यहां पर कुछ भी मैंने नया इनोवेशन नहीं किया है। यहां पर मैंने I को कॉमन कर लिया, R1 प्लस R2 आपको जो ब्रैकेट में मिल गए हैं, यहां से आपने जो है I1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया, V अपॉन R1 प्लस R2 हो गया। इसको उठा करके मैंने इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया, और जहां से मैंने जो है V1 की वैल्यू को डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। एज इट इज अगर मुझको यहां पर V2 पूछा है तो V2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू R2 हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं V2 इज इक्वल टू क्या है, I इंटू R2 है। अगर मैं I की वैल्यू को यहां से उठा करके इस वाले इक्वेशन में पुट कर दूं तो क्या मेरा V2 भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहां पर देखिएगा V2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2। अब इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है, हमारे पास दो फॉर्मूलेज हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों फॉर्मूलेज को हम यहां पर जो दिमाग में रखेंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया और एक हमारे पास ये हो गया, ठीक है। फर्स्ट आप अगर देखेंगे कि व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द R1, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द R1, अगर कभी भी पूछेगा और आपके पास सीरीज में लगे होंगे, ध्यान दीजिएगा, सीरीज में लगे होंगे तो सीरीज में जब भी लगे होंगे तो आप क्या करेंगे, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है वो रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस के वो अक्रॉस निकालना है वो रेजिस्टेंस, डिवाइड बाय द टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इनटू सोर्स वोल्टेज। सोर्स वोल्टेज यहां पर क्या गिवन है, V गिवन है, ठीक है। सेम एज इट इज, अगर यहां पर R2 के अक्रॉस अगर आपको जो है यहां पर वोल्टेज निकालना है तो जिसके अक्रॉस निकालना है वो रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इनटू सोर्स वोल्टेज V, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, इसको जो है इस फॉर्म में लिखता हूं, ठीक है ना। तो वो आपको जो है थोड़ा जो है इजी रहेगा। देखिएगा यहां पर लिख सकता हूं मैं, देखिएगा V1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 विल बी इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू सोर्स वोल्टेज V, ठीक है ना। और V2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू सोर्स वोल्टेज V।
तो दोनों ही फॉर्मूले आपको यहां पर जो है ध्यान में रखने, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर सपोज दैट कि यहां पर आपके पास जो है 3 रेजिस्टेंस होता, लेट अस टेक एग्जांपल, आपके पास R1 प्लस R1 R2 एंड R3 भी यहां पर प्रेजेंट है, तो यहां पर क्या होता है, अगर आपके पास यहां पर R3 भी होता, ठीक है ना, लेट अस टेक कि आपके पास R3 भी यहां पर प्रेजेंट होता, तो आप यहां पर क्या करते हैं, मैं अगर आपसे जो V3 पूछता तो आप यहां पर कैसे निकालते हैं इसको, आप सोचिए इस चीज को। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस निकालना है, मैंने अभी आपको बताया क्या करना है, जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस निकालना है V3 विल बी इक्वल टू कितना होगा, जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस निकालना है वो रेजिस्टेंस डिवाइड बाय द टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3, कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू सोर्स वोल्टेज V, दिस इज कॉल्ड एज द वोल्टेज डिवीजन रूल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल। और सीरीज में ही आपका जो वोल्टेज डिवीजन रूल लगता है, क्योंकि वहां पर आपके जो वोल्टेज डिफरेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, बट इन केस ऑफ द पैरेलल सर्किट द वोल्टेज इज सेम, तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा। इन केस ऑफ द पैरेलल सर्किट आपका वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। सीरीज में करंट आपकी जो सेम होती है, जिसकी वजह से वोल्टेज डिवीजन रूल रूल निकालते हैं, और पैरेलल में करंट आपका जो है डिवाइड होता है, तो वहां पर करंट डिवीजन रूल निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी में मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे सपोज दैट कि आपके पास मान लीजिए एक यहां पर दो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक यहां पर 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहां पर मान लीजिए एक जो है 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और इस यहां पर मान लीजिए सपोज दैट कि आपके पास वोल्टेज यहां पर गिवन है कितने का, यहां पर 10 वोल्टेज गिवन है, ठीक है, यहां पर 10 वोल्टेज का आपको जो है सोर्स यहां पर जो है 10 वोल्टेज का गिवन है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पर आपसे पूछता हूं कि आप मुझको ये बताइए कि वोल्टेज डिवीजन रूल लगा करके कि यहां पर आपको जो वोल्टेज कितना आएगा, तो आपको यहां पर जो फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ द V1 एंड व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ द V2, ठीक है। तो V1 अगर आपको निकालना है तो इसका मतलब क्या करेंगे, जो रेजिस्टेंस आपको जो है जिसके क्रॉस निकालना है, तो क्या होगा 2 ओम डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 2 प्लस 5 कितना हो गया 7 इनटू सोर्स वोल्टेज कितना यहां पर गिवन है 10 गिवन है, तो कितना हो जाएगा यहां पर जो है दिस विल बी इक्वल टू 20 डिवाइड बाय द 7, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द V1 एज इट इज। अगर हमको यहां पर जो V2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो फिर क्या करेंगे, जो जिसके क्रॉस आपको जो है वोल्टेज निकाला है कितना हो जाएगा 5 डिवाइड बाय द टोटल रेजिस्टेंस 5 प्लस 2 कितना हो गया 7 हो गया, इनटू सोर्स वोल्टेज कितना गिवन है 10 गिवन है, तो कितना हो गया 50 डिवाइड बाय 7। तो यहां से आपको जो है V1 प्लस V2 आप जो निकाल। अच्छा, एक बात बताइए, V1 प्लस V2 की जो वैल्यू आनी चाहिए, वो आपको जो V आनी चाहिए दैट इज इक्वल टू 10, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो V विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा V1 प्लस V2। V1 आपको यहां पर कितना मिल गया 20 डिवाइड बाय 7, और प्लस V2 यहां पर कितना हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 7, इसका मतलब कितना आ गया 70 डिवाइड बाय 7, दैट विल बी इक्वल टू 10 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं, इसको आप जो है चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आया है या फिर जो गलत आया है। विद द एडिशन ऑफ द टू वोल्टेजेस द सम ऑफ द टू वोल्टेज शुड बी इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द सोर्स, ठीक है ना। तो यहां पे ये बात आपको जो क्लियर होगी, दिस इज कॉल्ड एज द वोल्टेज डिवीजन रूल। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास टॉपिक क्या है, करंट डिवीजन रूल है। तो अब यहां पर देखते हैं कि अगर आपके पास करंट डिवीजन रूल हमको जो है पढ़ना है, तो यहां पर हम लोग जो कैसे पढ़ सकते हैं, और ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। वोल्टेज डिवीजन रूल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है, करंट डिवीजन रूल है, ठीक है ना। क्योंकि करंट डिवीजन रूल आपका जो है बहुत ही सब्जेक्ट्स में, मैं तो ये नहीं बोलूंगा, मैं तो ये बोलूंगा कि सब्जेक्ट्स में, मतलब क्या है, आप देख सकते हैं कि पावर सिस्टम, मशीन में, एनालॉग में, ये हर जगह आपका करंट डिवीजन रूल एज इट इज आपको जो है पूछा भी गया है, और वहां पर आपको जो है सीधे अगर आपको जो है करंट डिवीजन रूल आता है तो आप बहुत जल्दी उसका आंसर भी निकाल लेंगे और कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है ना। ठीक है, इसको देखते हैं कि करंट डिवीजन रूल अब यहां पर जो है क्या कहता है, स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिएगा, सपोज दैट कि आपके पास एक सर्किट है, ठीक है, लेट अस टेक कि आपके पास एक सर्किट है। सर्किट मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह से गिवन है, यहां पर आपके पास मान लीजिए एक सर्किट है, और यहां पर मान लीजिए 2 रेजिस्टेंस आपके जो लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये आपका मान लीजिए, क्योंकि करंट डिवीजन रूल होगा तो सिंपल सी बात है, वहां पर आपके पास जो पैरेलल सर्किट होगा, क्योंकि पैरेलल में ही आपका जो है करंट जो है डिवाइड होता है, सीरीज में आपकी करंट क्या होती है, सेम होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर आपके पास जो है 2 रेजिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड एज द R1 एंड दिस इज कॉल्ड एज द R2। यहां पर मान लीजिए आपकी करंट I1 फ्लो हो रही है, और यहां पर मान लीजिए आपकी करंट जो है I2 फ्लो हो रही है, और यहां पर मान लीजिए आपके पास जो है एक वोल्टेज सोर्स है जिसका वोल्टेज आपका जो है V गिवन है, ठीक है ना। यहां पर करंट मान लीजिए आपकी जो है I फ्लो हो रही है, ठीक है ना, I करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस दिस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहां पर आपको जो करंट डिवीजन रूल लगाना है, मतलब बेसिकली आपसे मैं क्या पूछ रहा हूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द I1 एंड द I2 इन टर्म्स ऑफ द सोर्स करंट। इन टर्म्स ऑफ द सोर्स करंट का मतलब क्या है, I1 और I2 का जो करंट आएगा वो I के रेस्पेक्ट में कितना है। जैसे कि मैंने आपसे पूछ लिया कि सोर्स से मान लीजिए आपकी जो है
10 एम्पियर की करंट आपकी जो फ्लो हो रही है। तो ये दोनों ब्रांचेस में कितनी कितनी करंट जाएगी, क्वेश्चन मेरा ये है। तो उसके लिए आपको यहां पर जो है थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा कि यहां पर करंट कितनी कितनी फ्लो होगी, विच विल बी डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा एक बात मुझको ये बताइए, ये वोल्टेज जो आपका V है, दिस विल बी इक्वल टू, ये आपका जो वोल्टेज V है, दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 विल बी इक्वल टू V2। यहां पर वोल्टेज पैरेलल में क्या होगा, सेम होगा। दिस वोल्टेज विल बी इक्वल टू दिस वोल्टेज विल बी इक्वल टू दिस वोल्टेज। इसका मतलब क्या, मैं ये बात को तो जो है लिख ही सकता हूं कि V विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, V विल बी इक्वल टू V1 विल बी इक्वल टू V2। सब आपके वोल्टेजेस क्या होंगे, सेम होंगे। अच्छा, वोल्टेज अगर यहां पर आपके जो है सेम हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, V1 को अगर मुझको लिखना है तो क्या मैं I1 इंटू R1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा, इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं I1 इंटू R1, और इसको मैं लिख रहा हूं V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस वोल्टेज विल बी इक्वल टू I2 इंटू R2। तो क्या हो जाएगा, I2 इंटू R2। तो V विल बी इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2, I1 इंटू R1 विल बी इक्वल टू I2 इंटू R2। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, I2 इंटू R2 हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, I2 इंटू R2 हो गया। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई, V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 हो गया। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर मान लीजिए और आपके पास और भी यहां पर अगर आपके पास ब्रांचेस होते हैं, तो I1 इंटू R1 विल बी इक्वल टू I2 इंटू R2 विल बी इक्वल टू I3 इंटू R3, लाइक दैट इट विल बी इक्वल। ठीक है ना, अच्छा ये सब जो है इक्वल किसके है, V के है, V के है इक्वल, ये बात तो कंफर्म हो गया। V आपका क्या है, सोर्स वोल्टेज, और सोर्स वोल्टेज से जो करंट फ्लो हो रही है वो आपकी I फ्लो हो रही है। ठीक है ना, सोर्स वोल्टेज से जो आपकी करंट फ्लो हो रही है, आपकी क्या फ्लो हो रही है, I फ्लो हो रही है। इसका मतलब क्या है, मैं सोर्स वोल्टेज को I इंटू R इक्वलेंट लिख सकता हूं। सिंपल सी बात है, अगर सपोज दैट कि यहां पर ये दोनों का मैं जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल दूं, तो एक रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास कुछ वोल्टेज सोर्स जो आपका ऐसे बना हुआ है, वो कुछ ऐसे बन जाएगा। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दूं, तो इसको मैं R इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर सकता हूं, और यहां पर आपकी करंट I आ जाएगी, और यहां पर सोर्स वोल्टेज आपका जो है V आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट भी मैं लिख सकता हूं। ये आपका क्या हुआ, सोर्स वोल्टेज V हो गया, करंट आपकी I फ्लो रही है, और दिस इज द R इक्विवेलेंट ऑफ द टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। इट मींस दैट द वैल्यू ऑफ द R इक्विवेलेंट कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द पैरेलल with the help of the parallel combination of the resistances। ठीक है, तो यहां पर R इक्विवेलेंट भी आप यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो R इक्विवेलेंट आप यहां पर जो है निकाल सकते हैं। तो एक बात मुझको आप ये बताइए कि यहां से मैं इसको यहां पे V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट लिख दिया, तो कोई गलत तो नहीं किया, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा R इक्विवेलेंट यहां पर क्या होगा, R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, क्योंकि यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था इन केस ऑफ द टू रेजिस्टेंसेस, अगर आपका दो रेजिस्टेंस एक साथ दिया हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो आप जो है सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। इसका मतलब क्या, मैं इसको लिख सकता हूं कि R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ठीक है ना, R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, अब आप मुझको ये बताइए कि अगर मुझको जो है यहां पर R इक्विवेलेंट मिल गया, तो क्या मैं उसको उठा करके यहां पर रिप्लेस कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, I इंटू R इक्विवेलेंट की जगह मैं लिख सकता हूं R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, अच्छा विच विल बी इक्वल टू I1 इंटू R1, which will be equal to I1 into R1 will be equal to I2 into R2। ठीक है ना, क्लियर है ये बात, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर मुझको यहां पर I1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब मैं R1 की वैल्यू को इधर लेकर के आऊंगा। तो I1 कैन बी राइट इट एज, देखिएगा I1 कैन बी राइट इट एज, यहां पर I1 कितना हो जाएगा, देखिएगा तो यहां पर आपका जो I1 आएगा वो कितना आएगा, I1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप यहां पे R1 को जैसे ही लेकर के आएंगे, R1 और R1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू सोर्स करंट I। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द I1। अच्छा, अगर मुझको यहां पर I2 की वैल्यू को निकालना है, तो I2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिएगा यहां पर R2 की वैल्यू को मैं इधर लेकर के आऊंगा, तो R2 और R2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर क्या आपके पास बचेगा, R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू सोर्स करंट I। ये आपके पास जो है दो फॉर्मूले हो गए।
टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट डिवीजन। तो यहां पर देखिएगा सीधे सीधे बात क्या है, बात ये है अगर आपको यहां पर I1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, द वैल्यू ऑफ द करंट इन द R1 ब्रांच, तो आपने यहां पर क्या देखा है, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस R2 डिवाइड बाय द टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इनटू द सोर्स करंट, जो भी आपकी जो करंट जो करंट आ रही है जिसको हमको जो डिवाइड करना है। ठीक है, बात क्लियर है। अगर मुझको ये जस्ट अपोजिट है वोल्टेज डिवीजन रूल का, क्योंकि वोल्टेज डिवीजन में आपको पता है जो जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको वोल्टेज निकाला था वो रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कर रहे थे, बट यहां पर जिसके क्रॉस आपको करंट निकालना है उसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू द सोर्स करंट। ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा, सेम एज इट इज अगर मैं यहां पर बात करता हूं, मुझको जो है I2 निकालना है, तो I2 निकालने के लिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो गया R2 डिवाइड बाई R2, ये आपका क्या हो गया, अगर मुझको I2 निकालना है तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस मतलब कितना होगा R1 हो जाएगा, R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इनटू सोर्स करंट I। तो ये आई होप ये बात आपको जो क्लियर होगी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसको गलती से भी गलत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो ये दोनों फॉर्मूला आपके लिए जो है करंट डिवीजन रूल के लिए को जो है फॉलो करता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग बुक्स में, अलग अलग जो है चैप्टर्स में, आपको हर जगह अलग अलग सब्जेक्ट्स पे आपको ये जो यूज़ होने वाला, तो इसको प्लीज़ अपने जो दिमाग में रखिएगा। इसके बाद देखते हैं, सपोज दैट कि मेरे पास यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया और उसको एग्जांपल को एक बार जो देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर जो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट अस टेक कि एग्जांपल ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए सपोज दैट कि हमारे पास एक आपके पास वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स मान लीजिए आपका जो है 10 एम्पियर का है, और यहाँ पर मान लीजिए आपकी कुछ करंट फ्लो हो रही है। अभी मैंने यहाँ पर करंट को डिफाइन नहीं किया है। आपके पास दो मान लीजिए पैरेलल ब्रांच पे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक रेजिस्टेंस आपका जो है 5 ओम का है और एक रेजिस्टेंस आपका जो है 2 ओम का है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझको सबसे पहले तो ये बताइए कि यहां पर करंट आपकी जो है कितनी फ्लो होगी। एक काम करते हैं, इसको भी 5 ले लेते, नहीं एक काम करते हैं, इसको जो है 10 ले लेते हैं, ठीक है ना। ये आपका कितना हो गया, 10 हो गया। लेट अस टेक कि आपका जो है 10 ओम है, ठीक है। आप मुझको सबसे पहले ये बताइए कि यहां पर करंट आपकी जो टोटल कितनी फ्लो होगी। तो यहां पर अगर आपको जो टोटल करंट में आई पूछता हूं तो V तो आपको पता है I इंटू R इक्विवेलेंट होगा। ये दोनों का R इक्विवेलेंट आपको जो है कितना मिल जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आपको पता है कि अगर आपके पास जो है दो ब्रांचेस आपस में पैरेलल है तो आप जो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो कितना हो जाएगा R1 इंटू R2 मतलब कितना होगा 50 डिवाइड बाई 15, कितना आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 3 मतलब कितना आ गया, ये आपका 10/3 ही रखिए, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ गया 10/3 आ गया। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 10/3, ठीक है। तो एक बात मुझको आप ये बताइए कि सपोज दैट कि हमारे पास यहां पर जो है V इज इक्वल टू I इंटू 10/3 है, तो यहां से क्या मैं I की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। अगर हमारे पास V प्रेजेंट है, V इज इक्वल टू कितना हो गया 10 इज इक्वल टू कितना हो गया I इंटू 10 डिवाइड बाई 3, ठीक है ना। 10 से 10 आपस में कैंसिल आउट हो गया, I इज इक्वल टू कितना आ गया 3 एम्पियर आ गया। अब ये जो आपकी 3 एम्पियर की जो आपकी करंट है वो आपके दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां पर बोलता हूं दिस इज कॉल्ड एज द I1 एंड दिस इज कॉल्ड एज द I2, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द I1 एंड I2। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि आपका जो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द I1 एंड I2। तो आप मुझको ये बताइए कि I1 I2 यहां पर कैसे निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम बहुत ही सिंपल निकाल सकते हैं कि I1 विल बी इक्वल टू कितना होगा, I1 विल बी इक्वल टू कितना होगा, अगर मुझको इस ब्रांच का करंट निकालना है तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो गया 10 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 10, वो यहां पर 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। 15 इंटू सोर्स करंट कितना है 3 एम्पियर हो गया। तो कितना आ गया 3 इंटू 2 कितना आ गया 6 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया 2 एम्पियर आ गया, ठीक है। तो यहां पर कितना आ गया 2 एम्पियर की करंट आपकी जो है इस वाले ब्रांच में फ्लो हो रही है। यहां पर कितना फ्लो होगा 2 एम्पियर का, ठीक है। अगर मुझको इस वाले ब्रांच में I2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो I2 की वैल्यू को मैं यहां पर फाइंड आउट कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ द अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 5 अपॉन द टोटल रेजिस्टेंस। तो 5 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 प्लस 5 15 इनटू टोटल करंट आपकी कितनी है 3 एम्पियर की हो गई। तो 3 5 15 हो गया और 5 कितना हो गया 1 एम्पियर हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इस वाले ब्रांच में आपको जो है 2 एम्पियर की करंट आपकी जो फ्लो कराएंगे और इस वाले ब्रांच में आपको जो है 1 एम्पियर की करंट आपकी जो फ्लो होगी। तो यहां पर आप जो देख सकते हैं कि बेसिकली दोनों का समेशन भी
3 एम्पीयर होना चाहिए, और यहां पर भी आई की जो आपकी वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 3 एम्पीयर आई थी। तो यहां पर इट इज अ वेरी बेसिक एग्जांपल। आप यहां पर देख सकते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा कि आपको जो करंट डिवीजन रूल करना है, तो कुछ नहीं करना है, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन द टोटल रेजिस्टेंस कर देना है, इनटू द सोर्स करंट करेंगे तो आपको जो है टोटल यहां पर जो है रेजिस्टेंस, टोटल यहां पर करंट आपको जो मिल जाएगी कि इस वाली ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है। I1 और I2 आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप ये बात आपको जो क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए भी हुए हैं और वैसे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट भी हुए हैं। तो इसके तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।